हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज का क्या लेक्चर होने वाला है? आज का लेक्चर होने वाला है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट। और बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट जब मैं बोल रहा हूं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? करंट, है ना? सो करंट, ये करंट क्या है? अब बताओ, चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। करंट इज फ्लो, करंट इज फ्लो ऑफ आयंस, current is flow of charged particle और current is flow of electron। आपके हिसाब से करंट का डेफिनेशन सही, एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होना चाहिए? 1 सेकंड, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। कमेंट कर दिया? नहीं तो मन में सोच लिया। करंट का मतलब होता है फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। करंट मतलब होता है फ्लो। किसी भी चीज के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। करंट का मतलब ही होता है फ्लो। तो फ्लो अगर होता है तो हम जो करंट बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल में, वो करंट क्या है? दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फिर से ऑप्शन, सेम ऑप्शन, अभी फिर से बताओ। फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जिन्होंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला तो जान लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बोले सर क्या बोल रहे हो, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आज आप बोल रहे हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या है फिर? फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्यों बोल रहा हूं मैं फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि अभी दिखाता हूं कि चार्ज कैरियर जो होते हैं ना करंट को कैरी करने के लिए, वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होता है। जैसे कि कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? करंट को कैरी करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कौन है? कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर है तो क्या खाली इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है? नहीं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो पॉजिटिव होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही चार्ज को कैरी करते हैं। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं करंट के डेफिनेशन में? करंट के डेफिनेशन पे बोल रहे हैं कि चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को भी हम करंट बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएगा। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ्लो करेगा? आयंस फ्लो करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। क्योंकि वो एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दूसरा एटम जो है उसने एटम इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। एक एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो दूसरा एटम जो है उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। फिर क्या है? एक ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, क्या बन गया? पॉजिटिव आयन। दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, क्या बन गया? नेगेटिव आयन, कैटायन, एनायन बन गया। अब ये फ्लो कर रहे हैं और उसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम देखें तो चार्ज कैरियर responsible for electric current is your positive negative ions. Next, gaseous। गैस में क्या होता होगा? गैस के थ्रू जब करंट पास करता है, जैसे आपका जो लाइट्स वगैरह होते हैं, वहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कि आयन फ्लो करता है? क्या करता है? तो गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दोनों चीज फ्लो कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बोला एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलने को मना किया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट है तो कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? आयन फ्लो कर रहा है। तो सही डेफिनेशन अगर जाओगे तो करंट का मतलब होता है फ्लो, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। समझ गए यहां तक? नेक्स्ट,
चार्ज पार्टिकल्स करंट का फ्लो कराता है। ये चार्ज पार्टिकल्स आते कहां से हैं? ये चार्ज पार्टिकल्स है क्या चीज? हम जो बोल रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स, वो आते कहां से और है क्या चीज? इस चीज को समझना है तो हमको कहां जाना पड़ेगा? फिर से वहीं पे जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैं बार बार बोलता हूं ना कि यूनिवर्स के शुरुआत से शुरू करो। जिस चीजों से यूनिवर्स बना है उस चीजों को समझ लो तो बाकी सारा चीज ऑटोमेटिक सीक्वेंस में पड़ जाएगा। कान को खींचोगे तो सर आ जाएगा। अब कान को खींचते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब बोलने जाते हैं और देखने जाते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए पूरा का पूरा यूनिवर्स। और बहुत बार रिपीट करूंगा इसी चीज को, हर बार रिपीट करूंगा। यूनिवर्स किस चीज से बना है? यूनिवर्स बना है दो चीजों से, एक होता है मैटर, दूसरा होता है फील्ड। मैटर होता है पॉजिटिव, क्या कहते हैं इसको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम बोल रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, वहीं पे हमारा काम बन जाएगा। हमारा काम तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, तो हमारा मोस्ट ऑफ द काम हमारा जो पड़ेगा वो सॉलिड के, इलेक्ट्रिकल के बेसिस पे देखेंगे तो सॉलिड को लेके ही हमारा डिस्कशन होने वाला है। और होने वाला है फील्ड को लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैटर एग्जिस्ट करता है, मास एग्जिस्ट करता है, कोई भी चीज उठा लो उसका एक मास होता है, उसी तरीके से फील्ड एग्जिस्ट करता है हमारे चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलोगे कहां सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका वायर के अंदर है। नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही तो है। ये जो लाइट आ रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है। सूरज से जो लाइट आ रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो लाइट इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और चारों तरफ आपके लाइट है, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के समुद्र में डूबे हुए हो। चीजों को बहुत, मैं बोल रहा हूं ना, बारीकी से समझने की कोशिश करना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है आज तक। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन में है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर में रहेगा, दोनों सेम प्लेन में कभी नहीं आते। इनका नाम दिया गया है, एक को इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड। ये दो फील्ड है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में। ये इतने बड़े यूनिवर्स में इतना सारा फील्ड कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो बताना अभी तक हमारे लिए मुश्किल है। कि ये चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स में चार्ज कहां से आ रहे हैं, वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हमको जो पता है, हमने जो डिफाइन किया और देखा, महसूस किया, समझा, उसके बेसिस पे हमने बोला कि भाई ये दुनिया बना है मैटर से और फील्ड से। मैटर क्या है और फील्ड क्या है? मैटर और फील्ड में अंतर क्या है? मैटर वो सारी चीजें हैं जिसका मास होता है और जो स्पेस में एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। किसी भी चीज का अगर मास है और मास है तो फिर वो स्पेस में कहीं पे एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। स्पेस बोलने से आप वो इस दुनिया को, धरती को छोड़ के वो रॉकेट से ऊपर जाने का मत सोचो। हम लोग स्पेस में ही है, वी आर एट स्पेस। ये सारा तो स्पेस ही है ना। और स्पेस का एक स्पेस में अगर बैठा हूं तो ये मेरा शरीर जो है उसने स्पेस में एक वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है और इसमें एक मास है, तो एक मैटर हूं। ये पेन एक मैटर है क्योंकि इसने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है और इसमें मास है। तो मैटर वो चीज है जिसमें मास होता है और जिसका अपना स्पेस में जो कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करके बैठता है। तो ये मैटर, जितने सारे मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में आप देखोगे तो एक कॉमन चीज मिलेगी कि सारे के सारे अंदर में जाके देखते हैं तो एटम से बना हुआ है। और ये आज से शुरू नहीं हुआ, वो डेमोक्रेटस एकदम बीसी 400-500 बीसी से लोगों जब सोचना शुरू किए, समझना शुरू किए चीजों को, तब उन्होंने डिफाइन किया था कि एटोमॉस, कि हर एक चीज का अंदर में जाओगे तो एक इनविजिबल, एटोमॉस मतलब इनविजिबल पार्टिकल एक मिलेगा जो दिखता नहीं है लेकिन है, और वही बिल्डिंग ब्लॉक है।
तो शुरुआत में एटम का जब डेफिनेशन दिया गया तो ये बोला था कि भाई हर एक पार्टिकल का अलग अलग एटम्स होते हैं और ये दिखता नहीं है और ये सॉलिड है। फिर एक्सपेरिमेंट हुआ बहुत सारे, एक आदमी का काम नहीं था, बहुत सारे लोगों का एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। फिर रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने क्या, रदरफोर्ड से पहले थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमको यह पता चला कि भाई निगेटिव कुछ चीज़ें होती है, पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो थॉमसन ये बोले थे कि निगेटिव जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है और उस पॉजिटिव चार्ज का मड में निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। फिर रदरफोर्ड आए और बोले कि नहीं 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 नहीं, ये पूरा भरा हुआ चीज नहीं है, ये पुडिंग जैसा चीज नहीं है। इसको पुडिंग मॉडल बोलते हैं ना थॉमसन का। ये क्या है कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है और चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ है और बीच में आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ये बात को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है बोल रहे हो पॉजिटिव बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने से इसको क्यों खींच नहीं रहा, खींच लेता, क्यों जाके इस पे गिर नहीं रहा। फिर हमारे बोर साहब आए 10 साल बाद तकरीबन। तो बोर मॉडल में क्या मिला हमको कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में घूमते रहते हैं। तो जो हमको पता चला इस एटॉमिक मॉडल से, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल से, कि भाई पॉजिटिव न्यूक्लियस बीच में सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं और फिक्स्ड ऑर्बिट में। बोर मॉडल में यही बोला गया कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स में वो अपना एक एक एनर्जी लेवल मेंटेन करते हैं और उसी में घूमते रहते हैं। इस बात का पूरा डिटेल्स हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करेंगे और सिर्फ समझने के लिए यहां से मैं आगे निकल जाऊंगा। तो हमको क्या पता चला कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, चारों तरफ निगेटिव चार्ज घूम रहे होते हैं और ये हमारे लाइफ में भी होता है। आपका पॉजिटिव चार्ज आपके अंदर है और चारों तरफ जितने सारी चीजें ना रिलेटिव टू यू एवरीथिंग इज निगेटिव। तो आपके पॉजिटिव न्यूक्लियस को ना मजबूत करना पड़ेगा ताकि आप निगेटिव चीजों को हैंडल कर सकें। तो अगर ऐसा है तो हम देखते हैं कि भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ये याद रखने वाली बात है, मैं बहुत बार रिपीट करने वाला हूं इस चीज को। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सोचो 5 4 3 2 1 कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, फिर से एक बार दिमाग लगाओ, 5 4 3 2 1 हो गया। चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों बराबर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एक न्यूट्रल एटम में बराबर रहते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल एटम होता है। अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, निगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। अगर बराबर ना हुए तो फिर बन जाएगा चार्ज्ड आयन। ये जो चार्ज्ड आयन बनेगा, हो सकता है ये आयन खुद मूव करे और इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, हो सकता है वो आयन जो बना है ना वो सॉलिड में है और वो स्टेबल है, इमोबाइल है, जैसे हमारा सेमीकंडक्टर कंडक्टर में होगा। एटम्स जो होंगे वो स्टेबल स्टेडी रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, इमोबाइल आयन बनेंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, आयन मूव नहीं करेगा। क्लियर हो गया? चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई बताओ कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है।
ये सारे डाटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा बेसिक डाटा है, इसको याद रखना पड़ेगा। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। लिख के रख देना है एकदम फ्रंट पेज पे, ये मिस नहीं होना चाहिए। 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? सेम होता है क्या? नहीं, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, और इलेक्ट्रॉन का है 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, सिर्फ प्रोटॉन के मास को पकड़ते हैं न्यूक्लियस में। तो एटम का जो मास होता है वो मास डिपेंड करता है कि प्रोटॉन कितने हैं और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस होता है, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, चार्ज नहीं होता है, लेकिन वो मास कंट्रीब्यूट करता है। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? इक्वल टू प्रोटॉन होता है। इसका मतलब कुछ चार्ज है उसके अंदर, कुछ चीजें हैं न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं जिसको प्रोटॉन बोल रहे हैं, कुछ है जिसको जो चार्ज नहीं कैरी करते हैं, लेकिन वही प्रोटॉन ही है, सिर्फ मास लेके बैठा हुआ है। 10 टू द पावर माइनस 27 kg प्रोटॉन का मास। तो भाई बताओ मेरे को, 1 कूलम चार्ज, जिसको हम यूनिट चार्ज भी बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज बोलने से आप कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के चार्ज को आप 1 कूलम चार्ज बोलोगे? सोच लो, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। आंसर आया? नहीं आया तो देख लो। 6.232 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर ऑफ 18। कैसे मिला भाई? अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का होता है, तो एक कूलम कितना होगा? 1 कूलम विल बी इक्वल टू योर 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19। करके देखो, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो तो 10 टू द पावर माइनस, बहुत लोगों ने बोला होगा 10 टू द पावर माइनस 19। माइनस 19 कैसे हो सकता है? वो नंबर्स में आएगा, पॉजिटिव नंबर्स में आएगा। इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब हम जब यूनिट चार्ज की बात करेंगे, यूनिट चार्ज बोलेंगे, तो एक यूनिट चार्ज में 10 टू द पावर ऑफ 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इस बात का ध्यान रहे, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं जब यूनिट चार्ज की बात करेंगे तो। सो यहां तक हो गया। तो एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन हम एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाता है, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी एटॉमिक नंबर नहीं बोला जाता है। दो इन ए न्यूट्रल एटम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर हो गया बात? चलिए ठीक है। अगर आप देखोगे ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उनको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। और प्रोटॉन को भी अगर तोड़ोगे तो उसके अंदर और चार्ज पार्टिकल मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वार्क्स। तो वो क्वांटम फिजिक्स में आता है, हमारा लेना देना है नहीं। हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल मान के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। क्या क्या याद रखना है? एटॉमिक मॉडल समझ गए? समझ में हमारे आया क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम, पॉजिटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 27 kg। 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 6.232 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतना समझ में जहन में रखना जरूरी है। अगर हम इस
मॉडल को समझ के रखते हैं अपने अंदर, एटॉमिक मॉडल। चार्ज कहाँ से आया? हमारा सवाल कहाँ से शुरू हुआ था कि करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज कहाँ से आया? तो चार्ज यहाँ से आया। एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो और वो इलेक्ट्रॉन कोई और एटम ले लेता है तो वो ये आयन बन जाते हैं, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट में। तो यही चार्ज मूव करते रहते हैं और यही चार्ज जो होते हैं वो चार्ज कैरी करते हैं, करंट के रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कैरी करने के लिए। सो करंट समझ में आया कुछ हद तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चार्ज अगर बोले हैं तो पहले चार्ज को थोड़ा और डिटेल्स में समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे। और चार्ज में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, लाइन चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज को लेके हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हम है उसमें हम लोग चार्ज को बढ़िया से समझेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझको बताना। अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, मेरे स्पीड में इम्प्रूवमेंट चाहिए, डिलीवरी के स्टाइल में इम्प्रूवमेंट चाहिए, कंटेंट में इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। आई एम हियर फॉर यू टू गिव यू द बेस्ट। ऐसा कर दे, ऐसे इस अंदाज में दे कि आपके जहन में वो चीज सेट हो जाए, फिट हो जाए। ऐसा नहीं कि कल फिर से भूल जाए। एक बार देख लिया मतलब वो दिमाग में सेट होना चाहिए। कान को पकड़ना आना चाहिए। कान पकड़ के खींचेंगे तो सर ऑटोमेटिक आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।